देखो दिल्ली सल्तनत में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन डायनेस्टी इज ओवरथ्रोन बाय अनदर डायनेस्टी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देयर आर नो सच पैरेलल डायनेस्टीज आर गोइंग अराउंड दैट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो पहले डायनेस्टी आएगी, दूसरी डायनेस्टी जाएगी, ठीक है, और पैरेलली दे विल रूल ओवर इंडिया, राइट। सो हियर द स्लेव डायनेस्टी वाज आल्सो कॉल्ड द ममलूक डायनेस्टी, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी, इट्स कॉल्ड कुतुबी डायनेस्टी बिकॉज कुतुबी ट्राइब से बिलोंग करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश बिलोंग करता था इल्बरी ट्राइब से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इल्बरी डायनेस्टी। बट टेक्निकली इल्बरी डायनेस्टी would be established when Iltutmish take over the throne. So when Iltutmish became the ruler or the sultan, he would establish Ilbari dynasty. Clear? So Mamluks were the slaves of Turkish rulers or the Persian rulers. So slaves में भी category हुआ करती थी, तो ये Mamluk were the one of the highest category of slaves. वो slaves जो slaves को control करते थे, they were called Mamluk. Yeah, though they were slaves, that's why this is called slave dynasty, right? So here the term Mamluks was used to distinguish the important Turkish slaves chiefly meant for military services from the lower slaves. Now Qutbuddin Aybak founded slave dynasty. He was Turkish slave of Muhammad Ghori. Turkish tha by origin. He was made the governor of Ghori's India's possession. So India में जो भी घोरी की पोजीशन थी उनका गवर्नर बनाया गया। He raised a standing army and established his hold over North India even during the lifetime of Ghori. अब देखो, he raised a standing army. अब स्टैंडिंग आर्मी रेस की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे someone established large standing army. बट वो फैक्ट ये होगा कि फैक्ट अभी जो स्टैंडिंग आर्मी को जो पेमेंट जा रहा है वो जा रहा है इक्तादारी के थ्रू। बात समझ में आ रही है? तो कहा कि जैसे सपोज किसी सोल्जर ने कोई पर्टिकुलर बैटल या वॉर में कोई टेरिटरी एनेक्स करी, तो सुल्तान ने खुश होकर क्या कहा, सैलरी भी तो मिलनी चाहिए, रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। तो सपोज मान लो कि आप ओआरएन में बैठे हुए हो, लाइक ओआरएन इज लाइक द पैलेस ऑफ दिल्ली सल्तनत रूलर। तो किसी ने कहा सर वो शादीपुर कैप्चर कर लिया है पूरा, तो कहा ऐसा है कि अग्रवाल ऑनवर्ड्स की टेरिटरी तुम्हारी, जो अग्रवाल स्वीट्स है ना ऑनवर्ड्स, इट मीन्स 2 किलोमीटर तक। इसका मतलब है कि वहाँ जितनी भी शॉप्स हैं तुमको क्या देंगी, रेवेन्यू देंगी वहाँ से। तो दिस इज हाउ दे वर पेड। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब खिलजी के टाइम पर जब स्टैंडिंग आर्मी वुड बी पेड थ्रू कैश ओनली। इसका मतलब है कि अब पैसा जो खजाने से आएगा उससे मिलेगा आप पैसा। इक्तादारी वुड बी देयर, लेकिन वो रेवेन्यू कहाँ आएगा, सीधे ट्रेजरी में आएगा, ट्रेजरी से आपको मिलेगा, दे वुड नॉट बी शेयर। क्लियर? सो वो भी देखना है अभी आगे। सो ही डिफीटेड। अब देखो जब जैसे ही घोरी इधर आया तो उधर मुल्तान सब जगह रेबेल स्टार्ट हो गया। तो आपको नाम याद रखना है याल्दूज। गजनी में याल्दूज रिबेल करता है। याल्दूज कहता है कि ये गजनी जो है, जब घोरी की डेथ हो गई तो कहा गया कि याल्दूज संभालेगा गजनी और ऐबक संभाले इंडिया। ऐबक का क्या कहना था कि लाइक आई एम सक्सेसर ऑफ घोरी, तो गजनी विल बी पार्ट ऑफ घोरिड एम्पायर, तो याल्दूज विल रिबेल, तो याल्दूज को डिफीट करना उसका लाइक एंड सीवेड ऑल कनेक्शन विद गजनी। तो अब ही डिफीटेड याल्दूज, द रूलर ऑफ गजनी, क्लेम्ड हिज रूल ओवर दिल्ली। तो जब याल्दूज गजनी पर रूल करना स्टार्ट करता है और कहता है कि दिल्ली भी हमारा है, ऐबक का मानना था कि घोर का ही एम्पायर है दिल्ली, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऐबक एंड याल्दूज अराइजेस इन विच ऐबक डिफीटेड याल्दूज और कहा कि अभी जितना भी कनेक्शन है खत्म हो रहा है गजनी से, आप गजनी संभालो और इधर आंख उठाकर भी मत देखना। क्लियर? नाउ ऐबक आल्सो रिकॉन्क्योर्ड बदायूं एंड फर्रुखाबाद। बदायूं और फर्रुखाबाद ऑलरेडी घोरी ने कंक्योर कर लिया था, लेकिन बदायूं और फर्रुखाबाद में रिबेल होता है, उसको फिर से डिफीट करता है। नाउ ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड मेड लाहौर हिज कैपिटल। क्लियर? देन ही डिड नॉट इश्यू एनी कॉइंस एंड वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 3 years। सुल्तान कब बना? 3 साल के बाद। बट ही वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अब्बासिड खलीफा। क्लियर? नाउ नोन एज लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श क्यों? बहुत बड़ा दानी हुआ करता, लाखों दान करता, लाख बख्श, राइट। बिल्ड द फर्स्ट मॉक ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, कुव्वतुल इस्लाम।
ऑल्सो बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा, ऑल्सो पैटर्नाइज्ड ग्रेट स्कॉलर हसन निजामी। तजुल मसीर उनका वर्क है जो दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द पैरेलल रूलर्स, राइट। देन फखरुद्दीन, he was one of the court theologists, also scientist, mathematician, so they were prominent scholars, Fakhruddin and Hasan Nizami in the court of Qutbuddin Aibak, started construction of Qutub Minar। so Qutub Minar का फैक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया इन द मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी सेंट, राइट। so Sufism entered into India in a popular manner during the 12th century, but Sufism was already there in Persia, clear। so Khwaja Bakhtiyar Kaki, he was like a Sufi saint। so अब इनकी मेमोरी में क्या बनाया, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया तो ये नोट्स हैं जो कुछ दिया हुआ है, सब कुछ कितने रूलर्स इन्वॉल्व थे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, शामुद्दीन इल्तुतमिश सेकंड थर्ड फोर्थ स्टोरी कंप्लीट करवाई, देन फिराज शाह तुगलक गेट रिपेयर्ड फोर्थ स्टोरी बिकॉज डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग एंड एडेड फिफ्थ स्टोरी। तो इनिशियली हाउ मेनी स्टोरीज वर देयर, 4, देन फिफ्थ स्टोरी वाज एडेड बाय फिरोज तुगलक। सिकंदर लोदी गॉट रिपेयर्ड डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक द टॉप 2 स्टोरीज, फोर्थ फिफ्थ फिर से बनवाई और उसमें क्या कहा, मार्बल लगवा दी, ठीक है। देन शेरशाह सूरी कंट्रीब्यूशन द एंट्रेंस ऑफ मीना, क्लियर, शेरशाह सूरी का भी कंट्रीब्यूशन, राइट। नाउ कमिंग टू फर्दर फैक्ट्स। सो आराम शाह, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के तुरंत बाद आराम शाह बनता है, लाइक इमीडिएट रूलर, नॉट इल्तुतमिश, क्लियर। सो आराम शाह बिकेम द रूलर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसके बाद इल्तुतमिश को इनवाइट करते हैं जो अफगान्स होते हैं और इल्तुतमिश बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान, right। so Iltutmish at that time he was the governor of Badaयूं and disposed Aram Shah and became the sultan with the name of Shamsuddin, clear। so they are some of the facts which is important for exam। Iltutmish belonged to the Ilbari tribe, so established Ilbari dynasty, clear। then he shifted his capital from Lahore to Delhi, clear। so ये सारे facts याद रखने होंगे। during the first 10 years of his reign he concentrated on securing his throne from his rivals। so the commanders of Muhammad Ghori like Yalduz, फिर से यालदूज का नाम आया, the ruler of Ghazni, Kubacha of Multan, can you recall Multan place, ठीक है। and Ali Mardan of Bihar and Bengal rose in defiance against Iltutmish, clear। so apart from this the rising power of the Mongols under Changiz Khan, आ गया वो फैक्ट। so under Changiz Khan threatened on the northwest, क्यों, क्योंकि देखो इसने वापस डिफीट किया यालदूज को, लेकिन बैटल ऑफ तराइन में ही ड्रो अवे कुबाचा फ्रॉम पंजाब, सब कुछ किया, लेकिन आपको ये जो पॉइंट है याद रखना है कि इल्तुतमिश ने एट दैट टाइम चंगेज खान केम एट द बॉर्डर, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर। सो इन्वेड करते करते नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक आ गया था, दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, क्यों, क्योंकि जिसका पीछा करते हुए आ रहा था वो, ठीक है, वो था जलाउद्दीन मंगबरनी। मंगबरी का नाम याद रखो, आपको याद है ख्वारिजम, खुरासान में ख्वारिजम स्टैब्लिश थे, तो वहां का शाह हुआ करता था जलालुद्दीन मंगबरनी। ख्वारिजम पे अटैक किया चंगेज खान ने, ख्वारिजम पे कब्जा कर लिया और पीछा करते करते मंगबरनी का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक आया और ख्वारिजम ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। तो इल्तुतमिश ने कहा अगर हमने शरण दे दी तो क्या होगा, चंगेज खान कहां तक आएगा, दिल्ली तक आएगा, तो शरण देने से मना कर। दैट्स व्हाट द डिप्लोमेटिक स्किल शोन बाय इल्तुतमिश। सो दिस इज हाउ इल्तुतमिश सेव्ड his kingdom from invasion of Mongols। बात समझ में आई। So this is how this statement was asked in previous year questions of exam, ठीक है। Now Bengal and Bihar, Iltutmish sent a large army under his son Nasiruddin Mahmud brought Bengal and Bihar back into Delhi Sultanate, क्योंकि Bengal and Bihar was rebelled, ठीक है। तो बंगाल और बिहार में जो भी रूलर थे वो उन्हें रिबेल किया था, लाइक फॉर एग्जांपल अली मर्दान आपने नाम पढ़ा वहां पर। राजपूताना में रणथंबोर वाज कैप्चर्ड, एस्टैब्लिश अथॉरिटी और मंदौर ग्वालियर तक ले गए, बुंदेलखंड तक, एंड देन ही आल्सो अटैक्ड मेवाड़ बट हैड टू रिट्रीट थ्रू द अराइवल ऑफ गुजरात आर्मी। तो गुजरात आर्मी से लाइक ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी आल्सो, भीमा 1 एंड भीमा 2, ठीक है। सो दे वर ऑल वेल अवेयर अबाउट देयर पावर and as a revenge he led an expedition against the Chalukyas of Gujarat but it was not successful, right। so further they did not move there। now इक्तादारी सिस्टम के बारे में देख लो कि he divided his empire into
इक्तास, तो इक्तास के बारे में मैं ऑलरेडी थोड़ा ब्रीफ कर चुका हूँ कि इक्तास असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो सैलरी के बदले में जो लैंड दिया जाता था वो उसे क्या बोलते थे, इक्तास। और उन जो लैंड थे उस पर जो लेबरर्स वर्क करते थे तो दे वर लाइक अंडर द कंट्रोल ऑफ इक्तादास ड्यूरिंग द लाइक, ये वही सिस्टम था जो यूरोप में फ्यूडलिज्म सिस्टम था। और इंडिया में बाद में आप देखोगे मनसबदारी सिस्टम, जहाँ पे मनसबदार थे उनके अंडर में एक लैंड हुआ करता था, उस लैंड से जो रेवेन्यू आया करता था और उस लैंड पे काम करने वाले या आसपास के जो लोग थे गांव के, जो सोल्जर भी होते थे और वो फार्मर भी होते थे, तो उनको सैलरी प्रोवाइड करना और उस रेवेन्यू का एक शेयर अपने पास रखना, दैट वाज द मनसबदारी सिस्टम। इट वाज सिमिलर टू इक्ता सिस्टम, लेकिन दिल्ली सल्तनत पहले स्टैब्लिश हुई और बाद में मुगल। So इक्तादारी सिस्टम was very new than Mansabdari system, and Ikta system was actually borrowed from the Persian tactics of distributing rewards to the Turkish slaves or Turkish soldiers or Turkish officials। जो टर्किश ऑफिशियल्स अच्छा काम करते थे उनको रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता था, इक्तादारी सिस्टम का लैंड मिलता था। सो इक्तादारी इज नॉट इंडाइजेनस टू द लैंड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट वाज बोरोड फ्रॉम Persian culture। समझ में आया? तो दैट स्टेटमेंट, कैन यू रिकॉल दैट स्टेटमेंट, इक्तादारी सिस्टम, तो दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ठीक है। नाउ तुर्कानी चहलगानी, अब देखो इल्तुतमिश फॉर्म्ड तुर्कानी चहलगानी। तो किसने स्टार्ट किया तुर्कानी चहलगानी? मतलब ये चहलगानी का मतलब है कि देखो ये सब बाहर से आए थे, टर्किश थे, पर्शियन थे, तो क्या ये तभी तक रूल कर सकते थे जब तक इनके साथ जो लोग आए उनको सपोर्ट मिलता रहे। बात समझ में आ रही है? सो मैंने बताया ना कि आप जो नोबल्स थे, जो फ्यूडल्स थे, तो ये अलग अलग ब्रांचेस थी इनकी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, राइट। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, सो whether he belongs, that particular ruler belonged to any particular faction of these feudals, so in that case that depends upon the majority of that faction. If that faction has the majority, in that case ruler will be legitimized or will not face the rebel of the, so ये 40 जो बनाए गए organized तुर्कानी चहलगानी, a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders called the Porti। तुर्कानी चहलगानी 40 लोगों का एक ग्रुप था, इट्स लाइक द कैबिनेट ऑफ 40 पीपल, क्लियर। सो ये 40 लोग का एक कैबिनेट बनाया इसने और कहा कि अब ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेंगे 40। और अल्टीमेटली आउट ऑफ दैट चहलगानी वन मेजर इंपॉर्टेंट फ्यूडल वाज और इक्तादार, वी कैन आल्सो से, और वी कैन से गवर्नर आल्सो, बलबन। तो बलबन को समझ में आया कि अगर मैं पावरफुल होकर, जो आउट ऑफ दीज चहलगानीज अगर कोई पावरफुल होकर वो सुल्तान बन सकता है, तो बलबन के टाइम पर कोई और भी बन सकता है, इसलिए बलबन ने सबसे पहले इनकी पावर खत्म करी, तो चहलगानी को एलिमिनेट किया। सो हु ऑर्गेनाइज्ड तुर्कानी चहलगानी? इल्तुतमिश। हु एलिमिनेटेड तुर्कानी चहलगानी? बलबन। क्लियर? नाउ they were nobles, feudals, amirs। His authority was recognized by the Abbasid Caliphates of Baghdad। मैंने बताया था फैक्ट आपको। He received the मंसूर, तो मंसूर आया कि लाइक एक रिकॉग्निशन लेटर, ठीक है, कि इल्तुतमिश should be considered as the Sultan of हिंदुस्तान। क्लियर? नाउ issued purely Arabic coinage of silver, क्योंकि there was no coin issued by Qutbuddin Aibak at that time because he did not have the right। Now issued purely Arabic coinage of silver टंका and copper जीतल। तो फर्स्ट सुल्तान टू डू सो सिल्वर टंका और जीतल, दो तरह के कॉइन्स हुआ करते थे, टंका एंड जीतल। टंका की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी, जीतल की वैल्यू कम हुआ करती थी, कॉपर जीतल हुए थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने यही गलती की थी, सिल्वर टंका रिप्लेस्ड बाय कॉपर, ये मिक्स कर दिया, कॉपर टंका बना दिया, जो इजिली फोर्ज कर सकते थे। क्लियर? Now, patronized Minhas Suraj, one of the very important historian who provide Tabaqat Nasuri, that provides the information from Qutbuddin Aibak to Tughlaq। So Minhas उस सिराज या मिनहास भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो याद रखना कि मिनहास was patterned during the court of Iltutmish and he declared his daughter Rajia as successor, deviating from normal practice। So इसने ऐसा माना जाता है इल्तुतमिश ने डिक्लेयर तो किया रजी सुल्तान को अपनी सक्सेसर, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ इल्तुतमिश, व्हेन इल्तुतमिश वाज वेरी इल एंड वेरी ओल्ड, सो ही जस्ट रिवर्स्ड हिज डिसीजन।
ठीक है, तो पब्लिकली डिक्लेयर किया रजिया को, उसके बाद में उसको लगा कि रजिया को नोबेल्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वह हाईली स्ट्रिक्टली पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो कैसे रजिया को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन रजिया को डिक्लेयर कर दे, रजिया के भी अपने एम्बिशंस थे, तो लाइक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये अब कुछ ऐसे नोबेल्स थे दोज वर वेरी लॉयल टू इल्तुतमिश। सो रुकनुद्दीन फिरोज शाह वाज ब्रदर ऑफ रजिया। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने कुछ महीने तक रूल किया, और इसके बाद क्या हुआ कि जो नोबेल सपोर्ट में थे रजिया सुल्तान के, उन्होंने सपोर्ट किया, रजिया सुल्तान बिकेम द फर्स्ट फीमेल सुल्तान ऑफ Delhi Sultanate and the only, right? Now first and only female Muslim ruler of medieval India, discarded female apparel and parda system. She held court with her face unveiled and all these things. देख लेना, male attire पहन के आती थी, तो she shows all masculine features, right? So had attempts to create a counter nobility of now. अब देखो, जो टर्क्स नॉन टर्क्स नोबिलिटी हुआ करती थी, एक टर्क्स नोबिलिटी होती थी, जो इंडियनाइज्ड टर्क्स, जो इंडियनाइज्ड नोबिलिटी थी, वो उनका सपोर्ट चाहिए था रजिया सुल्तान को। क्यों? क्योंकि जो टर्क्स नोबिलिटी होते थे, तो दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर इन सपोर्ट ऑफ रजिया सुल्तान, अदर देन लार्जली नोबल, दोज हु वर टर्क्स, दे वर इन सपोर्ट ऑफ द मेल सुल्तान्स। सो जस्ट दैट्स व्हाई शी वांटेड टू रिप्लेस द टर्क्स विद नॉन टर्क्स, और इन दिस अटेम्प्ट शी रिक्रूटेड सो मेनी ऑफिशियल्स आउट ऑफ टर्क्स कम्युनिटी। क्लियर? तो आप देखेंगे भी आगे कि किस तरीके से अबेसिनियन स्लेव मलिक जमालुद्दीन याकूत, जिसको पर्टिकुलरली पॉपुलरली याकूत बुलाते हैं, ठीक है, तो याकूत को इसने हायर किया, एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर। देखो, अमीर याकूत जो सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्सेस, उसको पहले दिया, और इसके बाद याकूत का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया रजिया सुल्तान के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था, पॉलिटिकल पार्ट था, उसमें याकूत का। सो नाउ नोबल्स स्टार्टेड कॉन्स्पिरेटिंग कि दैट वी आर टर्क एंड वी हैव lot number of experience of having the administration. So now Rajia is completely started relying on Yaqut and other non-Turks officials. So they started conspirating against Rajia Sultan, right? So in 1240 a serious rebellion broke out in Sarhind, Bhatinda में एक rebellion start हुआ, जिसको suppress करने के लिए रजिया जाती है वहां पर। एंड एट दैट टाइम अल्तुनिया, वन पर्सन वाज देयर। अब ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इट्स इंपॉर्टेंट। अल्तुनिया एट दैट टाइम वाज गवर्नर ऑफ भटिंडा, सो ही रिबेल्ड, और उसको सप्रेस करने के लिए वहां गई। दैट वाज कंसीडर्ड एज कॉन्स्पिरेसी, कि अगर वो जाएगी वहां पर, इसके बाद यहाँ पे इसको थ्रोन को चेंज कर दिया जाएगा, किसी और को बैठा दिया जाएगा। तो व्हेन रजिया रीच देयर एंड सिमिलरली दैट सिमिलर थिंग हैपेंड, बहराम शाह को यहाँ सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया। व्हेन रजिया वाज इन भटिंडा, सो अल्तुनिया के साथ याकूत, जो याकूत को उसने अपॉइंट किया था ऑफिशियल, तो याकूत वाज वन ऑफ हिज लॉयल। याकूत के साथ वो भटिंडा के लिए निकलती है, याकूत को मार दिया जाता है। रजिया सुल्तान बिकेम सो लोनली, सो शी रीच्ड भटिंडा, एंड एट दैट टाइम भटिंडा वाज अंडर द एडमिशन ऑफ अल्तुनिया। सो अल्तुनिया का साथ चाहिए था वापस थ्रोन को, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, बहराम शाह will become the next sultan. So this is how the Rajia Sultan had some manipulative skills. So she married to Altunia in order to regain its power here in Delhi, right? But she was failed. Now, so how Rajia won over her captor Altunia, and after marrying him proceeded to Delhi, but she was defeated and killed midway. Right, so that is why it is important. So Yaqut and Altunia का रोल important है during the last phase of life of रजिया सुल्तान। क्लियर? सो अल्तुनिया से शादी करने का पर्पस क्या होता है? देखो, याकूत के बारे में भी कहा जाता है कि she was like influenced by Yaqut also. They have the love affair. लेकिन when Yaqut was killed, so she had no option other than Altunia to regain her territory or regain her power. So she married Altunia. So but she was defeated and killed on the way by Bairam Shah, not by actually Bairam Shah through some spies and other persons. So Bairam Shah became the next ruler. Alauddin Masood Shah, then Nasruddin Mahmud, son of Iltutmish, ascended the throne with the aid of Ulugh Khan Balban. So Balban की मदद से इल्तुतमिश का सन कौन? नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। इल्तुतमिश का, हाँ, इल्तुतमिश के दो बेटे थे, पहला नसरुद्दीन महमूद और दूसरा नसरुद्दीन महमूद,
ठीक है, क्योंकि पहला नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जो दूसरा बेटा है फखरुद्दीन, उसको डिक्लेयर करते हैं अपना सक्सेसर। ठीक, और उसकी डेथ के बाद रज़िया सुल्तान बनती सुल्तान, और इसके बाद फिर से जब बेटा होता है, ठीक है, तो उसका नाम रखा जाता है नसीरुद्दीन महमूद। तो सबसे पहला बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है जब ही वाज वेरी यंग, तो सेम नाम से दूसरा बेटा नसीरुद्दीन महमूद उसका नाम रखते हैं, और वो इल्तुतमिश का बेटा फिर से आफ्टर रज़िया सुल्तान एंड बहराम शाह अलाउद्दीन मसूद शाह ही बिकेम सुल्तान with the support of बलबन। और नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद शाह that he married to the daughter of Balban, so by relation Nasiruddin Mahmud was son-in-law of Balban, right? So the real power during Mahmud reign lay in the hand of Balban. Turkish chief ousted Balban from his position and replaced him with इमादुद्दीन रेहान। अब देखो क्या है कि यहाँ पर रेहान हुआ एन इंडियन मुस्लिम। अब बात यह है कि बलबन को रिप्लेस करना था, क्योंकि बलबन बिकेम वेरी पावरफुल। बलबन का दामाद है कौन? दिल्ली का सुल्तान। बलबन क्या है? नोबल, आउट ऑफ 40 नोबल्स। सो बलबन की पावर ज्यादा है आउट ऑफ ऑल नोबल्स, क्योंकि रिश्तेदार है उसका। अब ऐसे में क्या होगा कि बलबन को रिमूव करना है। अब बलबन को आउट ऑफ 40 रखना है, बलबन को चहलगानी से रिमूव करना है, तो बलबन के प्लेस पे कौन चाहिए? तो बाकी 39 आपस में लड़ते रहते हैं और डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन बलबन को रिप्लेस करेगा। तो कहते हैं ठीक है, कोई ना तो कोई टर्क होगा, ना पर्शियन होगा, ना हिंदुस्तानी होगा। कौन होगा? कोई इंडियन ओरिजिन का होगा, इंडियन मुसलमान। कौन? रेहान को बनाया। रेहान वॉज नॉट सो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिकम द पार्ट ऑफ चहलगानी। तो उसकी चहलगानी में नोबेल से नहीं बनती है, तो अल्टीमेटली क्या हो, बलबन को वापस चहलगानी में बुलाया। अब जब बलबन को दोबारा बुलाया गया तो बलबन ने अपनी पावर को एक्सर्ट और एक्सपेंड करना शुरू किया। ठीक है, जिससे कि लास्ट जब पीरियड आएगा नसीरुद्दीन महमूद का, तो बलबन बिकेम सो पावर दैट ही वुड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज सुल्तान लेटर। तो दिस इज हाउ बलबन बिकम सुल्तान। सो महमूद की डेथ के बाद बलबन असेंडेड द थ्रोन। अब बलबन जब थ्रोन पे आता है तब देखिए, देखो बलबन का कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, सिलीफ डायनेस्टी में ये सुल्तान रज़िया सुल्तान का तो लाइक स्टोरी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा बैटल्स और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज नहीं है इसकी। ठीक है, क्योंकि कम टाइम के लिए रूल किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, अब देखो बलबन की पॉलिसीज आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आउट ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि फर्दर जो रूलर्स होंगे वो बलबन की पॉलिसी में भी थोड़ा बहुत हेरफेर करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो बलबन की पॉलिसी देखो क्या क्या है, बलबन ने क्या नया इंट्रोड्यूस किया। तो लाइक बलबन ही असर्टेड एंड एनहेंस द पावर ऑफ द मोनार्की। अब देखो ये याद रखना, बलबन पहले नोबल हुआ करता था, तो सबसे पहले उसका काम क्या होगा कि नोबल्स की पावर को डिमिनिश करना, बाकी सब नोबल्स की। जैसे कि जो नए नोबल्स आएंगे वो क्या होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा? बलबन करेगा। सो दे विल बिकम मोर लॉयल टू बलबन देन द ओल्ड नोबिलिटी। तो अब दो तरह की नोबिलिटी बनेंगी, ओल्ड नोबिलिटी एंड न्यू नोबिलिटी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बलबन द सुल्तान वाज गॉड शैडो ऑन अर्थ। तो क्या हो गया, अभी सुल्तान क्या हो गया है? गॉड शैडो ऑन अर्थ। तो जितने भी नोबल्स हैं वो क्या करेंगे? गॉड समझेंगे मुझे। तो कोई रिबेल नहीं करेगा, कोई पहले जो कंधे पे हाथ रखता था अभी हाथ नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि अब सुल्तान इज नाउ गॉड शैडो। क्लियर? तो और अगर आप हाथ रखोगे तो क्या करेगा जाएगा, अगली बार एक लॉ बना देंगे। ठीक है, निकाट नहीं दिया जाएगा, दो ऐसे लॉ बनाएंगे जिसमें पैर छूओगे। ठीक है, ठीक है, सिजदा एंड प्रपोज। अब जब पैर छू लोगे तो कंधे पे हाथ कैसे रखोगे? समझ में बात? So like he came up with these policies. So he got every member of Iltutmish family killed. सबसे पहले पुराना जितने पुराने पाप किए हुए सबको हटाओ। तो इल्तुतमिश फैमिली killed and gave a deadly blow to चहलगानी। चहलगानी को धीरे धीरे एक एक करके मरवाना। ठीक है, like he became very crucial with respect to the punishment। और पनिशमेंट में अगर पता चला कि अच्छा कहीं चोरी की गई है और या करप्शन किया गया और उसमें कोई ओल्ड नोबिलिटी इन्वॉल्व है, तो कहा कि पनिशमेंट देना है तो देना ही पड़ेगा, तो क्या इसको पॉइजन दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि ही बिकेम वेरी फेयर विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस एंड दिस हाउ ही रिमूव्ड द ओल्ड नोबिलिटी एंड राइवलरीज। और सेम फॉलो किया खिलजी ने भी। ठीक है, सो नाउ हियर ही इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज, मतलब इरानियन फेस्टिवल, ऑब्वियसली ऑल वर इरानियंस। सो बलबन इंट्रोड्यूस्ड राइगरस कोल्ड डिसिप्लिन एंड न्यू कस्टम्स। कौन कौन सा? सिजदा, प्रोस्ट्रेशन,
एंड पैबोस किसिंग द सुल्तान फीट। तो एक तो झुक के सलाम करना, प्रोस्ट्रेशन सिजदा, और दूसरा किसिंग द सुल्तान फीट टू प्रूव द सुपीरियरिटी ओवर द नोबल। तो सिजदा एंड पैबोस किसने स्टार्ट किया? नवरोज फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया? बलबन ने, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, लाइक हु सेड दैट द गॉड्स सुल्तान इज गॉड शैडो ऑन अर्थ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट? ही इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, ही रिफ्यूज्ड टू लाफ ऑन एंड जोक इन द कोल्ड, ठीक है। टू लाइक एंड गिव अप ड्रिंकिंग ऑल्सो, क्योंकि कई बार ऐसा होता कि वो ड्रिंक करके आता था तो मजाक कर लिया करते थे, तो कहा मैं छोड़ दिया, शराब ही छोड़ दिया, तो शराब पीऊंगा तो मजाक करूंगा, मजाक होगा ही नहीं, क्योंकि मजाक मजाक में फिर से लोग कंधे पे हाथ रख देते हैं, राइट? सो कहा वाइन छोड़ देना है, राइट? सो लाफ एंड जोक कुछ नहीं कोर्ट में होगा, क्योंकि ऐसा क्या होगा कि फर्दर उसको डर सताता रहता था हमेशा, जैसे वो पावर में आया है कोई और ना आ जाए पावर में, ठीक है। सो नाउ ही स्पेयर्ड ओनली द मोस्ट ओबीडिएंट नोबल्स, और ओबीडिएंट वही होंगे जो वो रिक्रूट करता था, ठीक है। नाउ ही वाज डीपली रेसिस्टेंट, एक्सक्लूडेड नॉन टैक्स फ्रॉम एडमिशन। में बताया मैंने, इंडियन मुस्लिम्स वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट। इंडियन मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंट पोस्ट गवर्नमेंट में नहीं मिलती, चहलगानी में नहीं, ठीक है। सो कैसे, लाइक जो इंडियन ओरिजिन के होते थे उनको। नाउ ही अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स, क्लियर। देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी, both to deal with the internal disturbance and to repel the Mongols who had entrenched themselves in the Punjab and posed a serious threat to the Delhi Sultanate। अब देखो ये पॉइंट याद रखना, बलबन के टाइम पर पंजाब तक आ गए थे कौन? मंगोल्स। तो इल्तुतमिश के टाइम तक मंगोल्स आए थे क्या? नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक आए थे। क्या बलबन के टाइम पर मंगोल्स आए? यस। क्या बलबन के टाइम पर मंगोल्स दिल्ली तक आए? नहीं है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रखना। नाउ ही सेपरेटेड, अब देखो मंगोल्स के बारे में एंड पोज सीरियस थ्रेट टू द दिल्ली सल्तनत। तो यस, ड्यूरिंग द रेन ऑफ बलबन मंगोल केम टू द बॉर्डर ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्लियर। नाउ ही सेपरेटेड द दीवान उंजरात, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को मिलिट्री डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, क्योंकि पहले जो इक्तादारी सिस्टम था उसमें जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, इक्तादार थे, वही मिलिट्री हैंडल करते थे और वही रेवेन्यू भी हैंडल करते थे। उनके पास मिलिट्री भी थी और पैसा भी था, तो कहा ठीक है मिलिट्री आपकी, पैसा इधर लाओ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अलग कर दिया और मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज किंगडम, बलबन पेड मोर अटेंशन, क्योंकि कहा कि एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में क्या होगा कि लाइक दोज हु विल रूल एट द बॉर्डर, क्योंकि अब आगे भी देखोगे आप कि बलबन के बाद, अभी जब बलबन है इस टाइम भी, when Balban was also there, तो Balban was also heading the military at the northwest border। तो नॉर्थवेस्ट बॉर्डर पर जो भी अपनी स्किल को प्रूव करके आया है उसको लोगों का पॉपुलर सपोर्ट मिला है, मतलब जो अफगान नोबिलिटी थी उनका भी सपोर्ट मिला। आप देखोगे खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी established खिलजी डायनेस्टी, he was one of the very prominent soldier military governor at northwest border। So northwest border is like litmus test to check whether the ruler has the capability or not। जितने भी रूलर नॉर्थ वेस्ट, जितने भी रूलर्स दिल्ली सल्तनत में आए उनमें लार्जली दे हैव देयर एक्सपीरियंस टू फाइट एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, राइट। सो अगेन ही इंस्ट्रक्टेड द उलेमास टू कन्फाइन देमसेल्फ टू रिलीजियस अफेयर्स। तो उलेमा से कहा कि लाइक सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद स्टेट, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो उलेमा से कहा आप धर्म देखिए, स्टेट हम देख लेंगे। सिमिलरली खिलजी के टाइम पे भी होगा, आप धर्म देखो स्टेट हम देख लेंगे। नाउ ही एडमिनिस्ट्रेड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी। सबसे नोबेल कोई सुल्तान रहा है तो वो रहा है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसने कहा कि लाइक he was completely opposite to अलाउद्दीन खिलजी, और we can say अलाउद्दीन खिलजी was completely opposite to जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे। नाउ ही एडमिनिस्ट्रेड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ठीक है। तो ब्लड एंड आयरन इज सिमिलर टू वर्ल्ड हिस्ट्री में किसकी थी पॉलिसी ब्लड एंड आयरन? जर्मनी। कौन? वेरी गुड, बिस्मार्क फॉलोड द पॉलिसी ऑफ
ब्लेड एंड आयरन। तो यहाँ पर उधर मैंने एक्सप्लेन किया था ब्लेड एंड आयरन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हियर व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेड एंड आयरन, इट्स अगेन लाइक मिलिट्री एंड justice through blood. It means those who will be killed, those who will be against the royal order. This is the policy of blood and iron, right? Similarly, strengthen frontiers against the Mongols, but even he could not fully defend the northern India against the attacks of the Mongols. Clear? So northwest border को भी attack हुआ बलबन के टाइम पर, he could not defend it. Now, however, in the northwest the Mongols reappeared and Balban sent his son Prince Mahmud की डेथ हो जाती है मंगोल से फाइट करने में. Now, next Kekubad and Kaimur. तो बलबन की डेथ के बाद ग्रैंडसन ऑफ बलबन who raised the throne by nobles after Balban's death. तो कुछ टाइम के लिए बलबन, इसके बाद कैमूर, बलबन का सन, सॉरी कैकुवाद का सन कैमूर, who remained on the throne for a little over 3 months, and then Firoj, the Arej Mumlik means the minister of war. तो ये टर्म याद रखना, अरेज मुमलीक, ये आगे भी सुनोगे आप, आगे भी आप पढ़ोगे कि अरेज मुमलीक जो था दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और जो भी उसका हेड हुआ करता था यूजली दैट हेड वाज अपॉइंटेड एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर आल्सो. सो फिरोज द मिनिस्टर ऑफ वॉर हु रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. हाँ, यस.